हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा। आपको एमबीबीएस मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इकाई 3 और इकाई 3 का पहला टॉपिक होगा स्थानीय स्वशासन। तो इकाई 3 के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो देखिए पहले इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो पहला आता है संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन का अर्थ होता है यहाँ पर पंचायती राज। ठीक है, और जो 74वां संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत हम आपको नगरीय स्वशासन के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के संदर्भ में जन भागीदारी एवं स्थानीय शासन। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा टॉपिक होगा इसमें जवाबदेही। ठीक है, जवाबदेही एवं अधिकार। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, तो इसमें हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में, फिर इसके बाद में उपभोक्ता आयोग, फिर सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें लोकतंत्र की विशेषताएं। ठीक है, अब इस लोकतंत्र की विशेषताओं के अंतर्गत इसमें कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, तो इसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, इसके बाद फिर समुदाय आधारित संगठन, फिर गैर सरकारी संगठन, इसके बाद फिर स्व सहायता समूह और मीडिया की भूमिका, फिर इसके बाद इसकी समस्या क्या है, और इस मीडिया के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया। ठीक है, इतने टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे इकाई 3 के अंतर्गत फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए इकाई 3 का पहला टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन को 2 पार्ट में बांटा जाता है। पहला हो जाता है पंचायती राज या ग्रामीण सरकार, और दूसरा होता है नगरीय स्वशासन या नगरीय निकाय। ये 2 पार्ट में इसको बांटा जाता है। तो पहले हम आपको पढ़ाएंगे इसमें ग्रामीण सरकार के बारे में, या ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे नगरीय निकाय के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करते हैं। देखिए इसमें स्थानीय स्वशासन। अब स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या होगी, इसके बाद हमारे भारतीय इतिहास में इसका योगदान क्या रहा है, इसका ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है, प्राचीन काल में इसकी स्थिति कैसे थी, फिर मध्य काल में क्या हुआ, फिर आधुनिक काल में क्या है, और हमारे भारत में वर्तमान समय में इसकी स्थिति क्या रही है। तो चलिए फ्रेंड इसको शुरू करते हैं स्थानीय स्वशासन को। तो पहले देखिए इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है कि स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है कि जो ग्रासरूट लेवल होता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है, या फिर स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाना है। ठीक है, ताकि उनका भी सहयोग इसमें लिया जा सके। इसके बाद में स्थानीय स्तर पर उनकी समस्या क्या है, उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्रतापूर्वक किया जा सके। आ रहा समझ में? तो शीघ्रतापूर्वक समाधान कैसा होगा, जब पता हो कि स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्या क्या है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी भी शासन में भागीदारी हो, इसलिए इस स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए इसमें GDH कोल के अनुसार, तो GDH कोल के अनुसार इन्होंने क्या कहा है स्थानीय स्वशासन के बारे में, तो इन्होंने कहा है कि स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्रों में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता हो। ये स्थानीय स्वशासन का अर्थ इन्होंने बताया है DH कोल ने, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, जिस स्थानीय स्वशासन के बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इसकी आवश्यकता क्यों है, तो आवश्यकता का पहला कारण देखिए इसमें कि स्थानीय विषयों के कुशलतापूर्वक प्रबंध में। आ रहा समझ में? इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ यह है कि स्थानीय स्तर की जो समस्या है
तो वह स्थानीय स्तर के लोग ही बता सकते हैं, और उस समस्या का समाधान क्या होगा ये स्थानीय स्तर के लोग ही बता सकते हैं। क्या केंद्र में या फिर दिल्ली में बैठे हुए मंत्री स्थानीय स्तर की समस्याओं के बारे में जान सकते हैं? नहीं जान सकते। क्या स्थानीय स्तर पर जो समस्या है उसका समाधान क्या होगा, क्या ये दिल्ली में बैठे हुए मंत्री बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसीलिए स्थानीय स्तर के जो लोग होते हैं उनसे पूछा जाए कि आपकी समस्या क्या है और उस समस्या के समाधान कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें स्थानीय स्तर के लोग ही सहयोग करेंगे, तब हमारी भारत सरकार की नीति या हमारी भारत सरकार की योजना सफल हो सकती है। इसलिए स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता के लिए इन स्थानीय स्तर के लोगों से पूछना जरूरी होता है। आ रहा समझ में? तो जो स्थानीय विषय होते हैं तो स्थानीय विषयों को कुशलता पूर्वक प्रबंध में, ठीक है, लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता का पॉइंट होता है कि विकास योजनाओं की सफलता के लिए। अब विकास योजनाओं की सफलता के लिए तो अगर ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है तो फिर उसमें भी लोगों की भागीदारी होना बहुत आवश्यक है, तब जाकर योजनाएं सफल हो सकती, अन्यथा नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए हमारे भारत में जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1952 की बात है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उन्होंने बिना समस्या की जानकारी लिए हुए ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू कर दिया था, जिसमें सफलता से हासिल नहीं हो पाई। इसके बाद फिर अगला है जनता का सक्रिय योगदान हो। आ रहा समझ में? स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों है? तो आवश्यकता का तीसरा पॉइंट है कि जनता का सक्रिय योगदान। तो इसमें जनता का सहयोग मिलेगा, जनता का योगदान मिलेगा। जब जनता इसमें योगदान करेगी तो सरकार जो भी योजना लागू करेगी वह सफल अवश्य होगी, क्योंकि जब तक जनता सहयोग नहीं करती है तब तक सरकार की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे नौकरशाही की बुराइयों को सीमित करने हेतु। अब नौकरशाही का अर्थ क्या हो जाता है? तो हमारे प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, तो जितने प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन्हें नौकरशाह कहा जाता है। ठीक है, और उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको अपन नौकरशाही कहते हैं। तो हमारे भारत में जो नौकरशाही होती है, अर्थात हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं तो कई बार भ्रष्टाचार की समस्या उत्पन्न होती है। तो नौकरशाही में जो बुराइयां होती हैं उन बुराइयों को सीमित किया जा सकता है स्थानीय स्वशासन के माध्यम से, इसलिए स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता है। अगला आता है राजनीतिक शिक्षण हेतु। अब राजनीतिक शिक्षण हेतु इसका अर्थ यह है कि जब ग्रासरूट लेवल पर या स्थानीय स्तर पर यह स्थानीय स्वशासन अर्थात हमारे पंचायती राज को शुरू किया जाएगा, नगरीय निकाय को शुरू किया जाएगा, तो जो स्थानीय स्तर के लोग हैं वह थोड़ा थोड़ा राजनीति के बारे में भी जानने लगेंगे। इसके बाद फिर वहाँ के लोगों को राजनीतिक शिक्षा भी प्राप्त होगी, इसलिए इसकी आवश्यकता है स्थानीय स्वशासन की। अगला पॉइंट आता है शासन में जन सहयोग को बढ़ाना। ठीक है, तो जनता का सहयोग बढ़ाने के लिए शासन में स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता है। तो जब शासन प्रशासन में हमारी जनता सहयोग करेगी तो सरकार के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके बाद फिर अगला आता है प्रजातंत्र की पाठशाला है। तो प्रजातंत्र की पाठशाला मतलब जो हमारा लोकतंत्र है उसकी पाठशाला होती है एक प्रकार से। अब प्रजातंत्र या लोकतंत्र क्या है? तो प्रजातंत्र या लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, ये सरल भाषा में इसका अर्थ होता है। तो लोकतंत्र की पाठशाला या प्रजातंत्र की पाठशाला है स्थानीय स्वशासन, इसलिए इसकी आवश्यकता है। अगला पॉइंट आता है जनता की सेवा। आ रहा समझ में? तो स्थानीय स्वशासन के माध्यम से जनता की सेवा आसानी से की जा सकती है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि जनता से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने हेतु। जब स्थानीय स्वशासन को लागू किया जाएगा, पंचायती राज को जब लागू किया गया था, तो फिर हम देखते हैं कि इसमें स्थानीय स्तर के लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है, उनसे प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि शासन के विकेंद्रीकरण के रूप में। विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? तो विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि जो शक्तियां होती है उसका निचले स्तर पर भी बंटवारा करना या निचले स्तर पर भी उसको बांट देना, ताकि जो स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं
इसके बाद में जनपद पंचायतें होती है, जिला पंचायत होती है, तो उन्हें भी कुछ कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो, उन्हें भी कार्य करने के लिए कुछ शक्तियां प्राप्त हो। तो जब उन्हें कुछ शक्तियां प्राप्त होगी तो ये अपने स्थानीय स्तर पर कार्य करेंगे। आ रहा समझ में? तो जब इन्हें कार्य करने की शक्तियां प्राप्त होगी तो फिर देश का विकास शीघ्र अतिशीघ्र होगा, क्योंकि जब तक स्थानीय स्तर पर हमारे भारत का विकास नहीं होगा, जब तक गाँव का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, और गांव का विकास कब होगा? जब गांव की जनता सहयोग करेगी। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए ये स्थानीय स्वशासन की स्थापना के लिए कुछ आवश्यक महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हमने आपको बताए हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो ये इसमें आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे भारत में स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए फिर इसमें आगे स्थानीय स्वशासन की कुछ आलोचनाएं भी की जा सकती हैं। तो आलोचना के आधार क्या है, या आलोचना के पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट होता है इसमें पक्षपात की भावना। जब स्थानीय स्वशासन को शुरू किया जाएगा तो हो सकता है कि इसमें पक्षपात हो सकता है, या कुछ लोगों के द्वारा पक्षपात को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये आलोचना का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इसमें भ्रष्टाचार जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। आ रहा समझ में? अब भ्रष्टाचार क्या है? तो आचरण से भ्रष्ट होना भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे संबंधित नहीं होता फ्रेंड, अगर आप झूठ बोलते हैं तो वह भी भ्रष्टाचार है। आ रहा समझ में? जैसे आपने देखा हो कई बार जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वे झूठ बोलते हैं, इसके बाद में फिर जो सरकारी संपत्ति उन्हें मिलती है उसका दुरुपयोग करते हैं, वह भी भ्रष्टाचार है। इसके बाद फिर जैसे सरकारी गाड़ियाँ मिलती है प्रशासनिक अधिकारियों को, तो पता चला कि अपने निजी कार्यों में उसका उपयोग कर रहे हैं, वह भी भ्रष्टाचार है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें क्षेत्रीयता जैसी समस्या को बढ़ावा मिल सकता है, या क्षेत्रीयता की भावना उत्पन्न हो सकती है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला आता है इसमें संकुचित एवं स्वार्थ प्रवृत्ति का जन्म हो सकता है। आ रहा समझ में? तो इसमें अपन देखते हैं कि जब स्थानीय स्वशासन को लागू किया जाएगा तो हो सकता है कि लोगों के मन में संकुचित विचारधारा उत्पन्न हो सकती है, स्वार्थ की भावना उत्पन्न हो सकती है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला आता है अक्षमता एवं अपव्ययता में वृद्धि हो सकती है। कैसे? तो कई बार आपने देखा होगा अक्षमता मतलब जो कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है, हो सकता है वह भी स्थानीय स्वशासन में आ सकता है। और फिर इसमें अपव्यय बढ़ेगा, अप मतलब फिजूल खर्च भी बढ़ेगा। तो कई बार आपने सुना होगा कि अब जो स्थानीय स्वशासन है उनमें भी भ्रष्टाचार जैसी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। ग्रामीण स्तर पर हम देखते हैं कि जो सरपंच होता है, सचिव होता है, ये मिलकर पैसे खा जाते हैं। आ रहा समझ में? ये घोटाले कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में ऐसे ही हम नगरीय निकाय की बात करें तो नगरीय निकाय पर भी हम देखते हैं तो नगरीय निकाय में भी भ्रष्टाचार जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके बाद फिर अगला है आलोचना का पॉइंट कि स्थानीय पदाधिकारियों में पक्षपात की समस्या होगी। आ रहा समझ में? तो जो स्थानीय स्तर के जितने पदाधिकारी हैं उनमें भी पक्षपात जैसी बुराइयां सामने आएगी। इसके बाद फिर अगला है इसमें कि भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया जाएगा। अब भाई भतीजावाद क्या है? तो जब अपने ही रिश्तेदारों को, ठीक है, इसमें स्थानीय स्वशासन में लाया जाएगा या उनको बढ़ावा दिया जाएगा तो उसे हम भाई भतीजावाद कहते हैं। आ रहा समझ में? ये इसमें आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे ऐतिहासिक परिदृश्य। ऐतिहासिक परिदृश्य में हम आपको बताएंगे कि हमारे भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कैसे हुई थी और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। तो देखिए इसमें इसका ऐतिहासिक परिदृश्य कि भारतीय ग्रामीण प्रशासन हेतु पंचायतों की व्यवस्था का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो हमें ऋग्वेद में मिलता है। अब ऋग्वेद 4 वेदों में से सबसे बड़ा वेद है, तो 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं फ्रेंड। इन वेदों में सबसे पहला और सबसे बड़ा, ठीक है, तो ये कौन सा वेद होता है? ऋग्वेद होता है, जो आपको ध्यान रखना है। इसमें उल्लिखित है कि ऋग्वेदिक काल में भी गांव प्रशासन की आधारभूत इकाई थी। ऋग्वेद से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है कि उस ऐतिहासिक काल में भी ये ग्रामीण सरकार हुआ करती थी। उस समय सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी ये गांव प्रशासन की, या जो ग्रामीण स्वशासन होता है, ग्रामीण सरकार होती थी उस ज़माने में, बहुत सबसे छोटी इकाई होती थी। इसके बाद फिर आगे हम देखते हैं इसमें वैदिक युग आता है। फिर तो वैदिक युग, इसमें भी जो प्राचीन संस्कृत के शास्त्र है उसमें ये पंचायतन,
जैसे शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। और इस पंचायतन का अर्थ क्या होता है? तो इस पंचायतन का अर्थ होता है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। ठीक है, पंचायतन का अर्थ क्या है? 5 व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, इसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे समूहों में एक आध्यात्मिक व्यक्ति को शामिल करने की अवधारणा लुप्त हो जाती है। इसके बाद फिर ऋग्वेद में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा, समिति और विधत्त, ये आपको ध्यान रखना है, सभा, समिति और विधत्त का उल्लेख हमें मिलता है। इसके बाद फिर ये स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे उस जमाने में, ऐतिहासिक काल में, और राजा कुछ कार्यों और निर्णय के संबंध में इन निकायों की स्वीकृति प्राप्त किया करते थे। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि महाकाव्य में, ठीक है, तो महाकाव्य युग भारत के 2 महान काव्यों, तो 2 महान काव्य काल कौन कौन से थे? रामायण और महाभारत। ठीक है, तो जिस काल में रामायण लिखी जाती थी उसको रामायण महाकाव्य युग कहते हैं या रामायण महाकाव्य काल कहते हैं, और जिस काल में महाभारत की रचना होती है उसको महाभारत महाकाव्य काल के नाम से जानते हैं। तो ऐसे 2 महान महाकाव्य काल थे, रामायण और महाभारत। रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? वाल्मीकि जी के द्वारा, और महाभारत महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें भी इसका वर्णन मिलता है। जैसे रामायण के अध्ययन से संकेत हमें यह मिलता है कि 2 भाग कौन कौन से हो जाते हैं? एक होता है पुर और दूसरा होता है जनपद। और पुर और जनपद का अर्थ क्या होता है? तो पुर और जनपद का अर्थ होता है नगर और ग्राम। ये इसमें 2 भागों में उस समय में भी बटा हुआ था प्रशासन। इसके बाद फिर राज्य में एक जाति पंचायत भी होती थी उस जमाने में, और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्री परिषद का सदस्य होता था। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है कि महाभारत के शांति पर्व में, याद रखना फ्रेंड आपको, महाभारत के शांति पर्व में और कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से भी हमें ग्रामों के स्थानीय स्वशासन की पर्याप्त जानकारी मिलती है, या स्थानीय स्वशासन की पर्याप्त हमें जानकारी या साक्ष्य हमें मिलते हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि इसमें चोल साम्राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य की जो अयंगर व्यवस्था थी उसमें भी हमें स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर हमारे भारत में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गांवों के लिए जमींदार नियुक्त किए गए थे, जो पंचायतों से स्वतंत्र एवं सरकार के प्रति जवाबदेह होते थे। जिस पंचायती राज की हम बात कर रहे हैं यह कोई नई व्यवस्था नहीं है फ्रेंड, ये बहुत पुराने समय से ही चली आ रही है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें ब्रिटिश काल में भी तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो ने प्रशासनिक दक्षता लाने हेतु 1870 ईस्वी में शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा प्रारंभ की थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संबंधी एक प्रस्ताव पेश किया था। स्थानीय संस्थाओं का जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो ये लॉर्ड रिपन ने किया था, 1882 की बात है। और इसे क्या कहते थे? तो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा इसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में ये ऐसा पहला अवसर था जब स्थानीय शासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया। ये किसके समय की बात है? ये लॉर्ड रिपन के समय की बात है। और लॉर्ड रिपन ने जब इस स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव को पेश किया था, और उसी समय से स्थानीय स्वशासन था यह एक निर्वाचित निकाय था। इस कारण से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। एग्जाम में कई बार अपने से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में
दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया था। इसके बाद फिर अगला अधिनियम आता है तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसे और व्यापक बनाया गया, इसे और सुदृढ़ तथा मजबूत बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्थानीय स्वशासन की स्थिति क्या थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हम देखते हैं कि जब हमारे भारत में संविधान बनाना शुरू किया गया था तो संविधान सभा में भी स्थानीय स्वशासन के संबंध में दो पक्ष हो गए थे। जब स्थानीय स्वशासन की बात शुरू होती है कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए या अर्थात संविधान में इसका प्रावधान किया जाए या न किया जाए, तो उस समय भी दो पक्ष हो गए थे। तो पहला पक्ष कौन सा था? तो पहला पक्ष था कि स्थानीय स्वशासन के पक्षधर, मतलब कुछ ऐसे संविधान सभा के सदस्य थे जो स्थानीय स्वशासन के पक्ष में थे, और दूसरा दल ऐसा था स्थानीय स्वशासन के विरोधी भी थे। मतलब संविधान सभा के कुछ ऐसे सदस्य थे जो स्थानीय स्वशासन के पक्ष में थे और कुछ ऐसे संविधान सभा के सदस्य थे जो स्थानीय स्वशासन के विपक्ष में थे या विरोधी थे। ठीक है, तो पहले देखिए इसमें स्थानीय स्वशासन के पक्षधर, तो कौन कौन स्थानीय स्वशासन के पक्षधर थे? तो इसमें पहले नाम देखिए महात्मा गांधी का। ठीक है, तो पहला नाम देखिए इसमें महात्मा गांधी का। तो इन्होंने स्थानीय स्वशासन के बारे में क्या कहा था? तो देखिए इसमें इन्होंने कहा था कि जब पंचायती राज स्थापित हो जाएगा तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकता। ये इन्होंने कहा था महात्मा गांधी ने। किसके बारे में कहा था? स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज के बारे में कहा था। ठीक है, इसके बाद फिर महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के विचार के मुख्य प्रतिपादक थे। तो याद रखना, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा में वे कौन से प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने स्थानीय स्वशासन के लिए विचार व्यक्त किए थे या इसके मुख्य प्रतिपादक कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी को। ठीक है, इसके बाद फिर एवं मुख्य समर्थकों में नाम आता है दादा भाई नौरोजी का, राजेंद्र प्रसाद का, लाला लाजपत राय, ये इसमें प्रमुख समर्थक थे। आ रहा समझ में? स्थानीय स्वशासन जैसी विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे इस संविधान सभा में? महात्मा गांधी थे। और इनकी इस विचारधारा के समर्थक कौन थे? तो इसमें इनके समर्थक का नाम आपको ध्यान रखना है दादा भाई नौरोजी का, राजेंद्र प्रसाद का और लाला लाजपत राय का। इसके अलावा भी और भी कुछ सदस्य थे जिन्होंने समर्थन किया था। तो संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन करने वाले व्यक्तियों में श्रीमन नारायण, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो श्रीमन नारायण अग्रवाल इन्होंने भी समर्थन किया था। और स्वतंत्र भारत में जयश्री कुमार रप्पा, इन्होंने भी गांधी जी की विचारधाराओं का समर्थन किया था। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये इतने सदस्य थे जिन्होंने स्थानीय स्वशासन के पक्ष में अपना समर्थन दिया था। अब कुछ ऐसे भी सदस्य थे जो इसके विरोधी भी थे। तो विरोधी कौन थे? तो देखिए इसमें स्थानीय स्वशासन के विरोधी। तो स्थानीय स्वशासन के विरोधी में पहला नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ये स्थानीय स्वशासन जैसी विचारधारा के विरोधी थे। तो इन्होंने इसके बारे में क्या कहा था? तो इन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन सामंती, पुरुषवादी, जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा, इसलिए इस व्यवस्था को संचालित नहीं किया जाना चाहिए। ये इन्होंने कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसमें कुछ समर्थक और कुछ विरोधी थे जिनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन के पक्षधर और विरोधी या पक्ष में कौन थे और विपक्ष में कौन थे, तो इनके नाम आपको लिखना होगा। फिर 3 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए कि अंततः संविधान सभा ने स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में, यह ध्यान रखना फ्रेंड आपको, कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 40 के तहत इसे शामिल कर लिया। याद रखना, जो स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, इसको किस अनुच्छेद में शामिल कर लिया गया? अनुच्छेद 40 में, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। और
ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है, तो यह गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें फिर देखिए अनुच्छेद 40, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और इनका गठन करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, तथा उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। ये प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 40 में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रावधान किए जाते हैं। फिर इसके बाद में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और फिर लागू किया जाता है। लागू करने के पश्चात हमारे भारत में हमारी भारत सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। तो इसमें कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे, तो देखिए इसमें कौन सा कार्यक्रम है। तो पहला इसमें देखिए कि 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर से सामुदायिक विकास कार्यक्रम हमारे भारत में शुरू किए गए थे। इसमें पंचायती राज की पृष्ठभूमि को तैयार करना था। दुर्भाग्यवश यह कार्यक्रम असफल हो जाता है, इसमें कोई विशेष सफलता हासिल नहीं हुई। इसके बाद फिर एक साल बाद 1953 में, तो 1953 या 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम या राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इसमें भी कोई विशेष सफलता हासिल हमारी सरकार को प्राप्त नहीं हुई, कोई सफलता हासिल इसमें नहीं हो पाई। फिर क्या हुआ, तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे भारत में नागौर में इस पंचायती राज की शुरुआत की जाती है, जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इससे पहले एक पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा। तो 1950 से लेकर 1952 तक कई चरणबद्ध तरीके से इसमें प्रयास किए गए और 73वां और 74वां संविधान संशोधन भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला। तो ये पूरी प्रक्रिया या 73वां 74वां संविधान संशोधन ये कैसे पारित हुआ और कब इसको लागू किया जाता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां। तो पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां हैं और इन समितियों में पहली समिति का नाम आता है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो जब हमारे भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू करने की बात शुरू होती है, पंचायती राज को लागू करने की बात जब की जाती है, तो उससे पहले कुछ समितियां गठित की गई थी और इन समितियों ने कुछ अपने अपने सुझाव दिए थे। तो किस किस समिति ने कौन कौन सी सिफारिशें की हैं, ये हम आपको अब बता रहे हैं। तो पहली समिति का नाम आता है बलवंत राय मेहता समिति। फ्रेंड आप याद रखिएगा कि एग्जाम में आपसे बलवंत राय मेहता समिति से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे 3 अंक का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और 5 अंक में भी आपसे पूछा जा सकता है। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें। अगर 3 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है कि बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन 1957, अध्यक्ष बलवंत राय मेहता और सिफारिश लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इतना लिखकर आपको विराम दे देना है इस बलवंत राय मेहता समिति में। और अगर 5 नंबर में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है बलवंत राय मेहता समिति के बारे में, तो हम आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में बता रहे हैं, तो फिर आपको ये सिफारिशें पूरी लिखनी होगी। तो देखिए इसमें बलवंत राय मेहता समिति, तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 में किया गया था, जब हमारे भारत में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 कार्यक्रम शुरू किए गए थे। कौन कौन से? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था, असफल रहे। फिर इसके बाद में 1 साल बाद 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम या राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया, इसमें भी सफल नहीं हुए। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि हम कार्यक्रम चला रहे हैं परंतु हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर इसके लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसका नाम हुआ बलवंत राय मेहता समिति। और इसका गठन कब किया जाता है फ्रेंड? तो 1957 में इस समिति का गठन किया गया था, जो आपको ध्यान रखना है। आ रहा समझ में? तो सरकार ने ये जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे और इसमें जब सरकार को सफलता हासिल नहीं हुई तो इसकी जांच करने के लिए सरकार ने इस समिति का गठन किया था।
और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष का नाम आपको ध्यान रखना है, बलवंत राय मेहता। इसके बाद इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की। गठन कब हुआ था? जनवरी 1957 में। रिपोर्ट कब दी इसने? नवंबर 1957 में। ठीक है, तो नवंबर 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट में बलवंत राय मेहता ने किसकी सिफारिश की? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश इन्होंने की थी। अब ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है कि स्थानीय स्तर के लोगों को भी अब कार्य करने की शक्तियां प्रदान की जाए। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर इन्होंने कहा था कि हमारे भारत में स्थानीय स्तर पर हमें पंचायत राज की शुरुआत करनी होगी। ये इन्होंने सिफारिशों में कहा था। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें कुछ सिफारिशें इनकी। तो सिफारिशों में पहले सिफारिश देखिए, तो इन्होंने कहा था बलवंत राय मेहता ने कि 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की जाए। तो 3 स्तरीय पंचायती राज कौन कौन से? तो पहला देखिए, गांव के स्तर पर या ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत गठित की जाए। फिर इसके बाद में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति गठित की जाए। इसके बाद फिर जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए। ये बलवंत राय मेहता ने अपनी सिफारिश में कहा था। इसके बाद फिर ये तीनों स्तर का गठन आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जुड़े होना चाहिए। इन्होंने कहा ये तीनों ही जुड़े होना चाहिए एक दूसरे से, परंतु किस आधार पर? तो बोले कि अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर। ये बलवंत राय मेहता ने कहा था इसमें। इसके बाद फिर इनकी दूसरी सिफारिश थी कि ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा की जानी चाहिए। आ रहा कुछ समझ में? ग्राम पंचायत की स्थापना कैसे हो? तो इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होना चाहिए। मतलब इसमें इसके जो प्रतिनिधि होंगे इनको सीधे जनता वोट दे, इन्हें सीधे जनता चुनेगी, ये इन्होंने कहा था। जबकि जो पंचायत समिति होगी तो पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब इसके जो सदस्य होंगे तो इनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना चाहिए, ये इन्होंने कहा था अपनी सिफारिश में। अब इसके बाद तीसरी सिफारिश इनकी आती है कि सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। आ रहा समझ में? इन्होंने कहा बलवंत राय मेहता ने कि ये जो हम स्थानीय स्वशासन का गठन करने जा रहे हैं या फिर हम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, तो इन्होंने क्या बोला था? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इन्होंने कहा कि जब हम इनका गठन करने जा रहे हैं तो इन्हें योजना और विकास के कार्य सौंपे जाने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है, अगली सिफारिश इनकी कि पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी निकाय, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय बनाया जाना चाहिए। ये बलवंत राय मेहता ने कहा। इसके बाद फिर अगली सिफारिश है इनकी कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। इसके बाद फिर अगली सिफारिश है इनकी कि इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। आ रहा समझ में? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि कुछ कार्य करने की शक्ति इन्हें दी जाए, इनके कुछ उत्तरदायित्व होना चाहिए। अगर हम यदि इन्हें कोई शक्ति प्रदान नहीं करेंगे तो कार्य कैसे करेंगे? ठीक है, और अगर हमने इनको शक्तियाँ बहुत सारी दे दी और उत्तरदायित्व अगर नहीं होंगे तो यह बात भी गलत हो जाएगी। तो इनको कार्य करने की शक्ति भी दी जाए और इनके कुछ उत्तरदायित्व भी फिक्स कर दिया जाए। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलना चाहिए ताकि ये अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सके। तो उन्होंने कहा बलवंत राय मेहता ने कि जब हम इस ग्राम पंचायतों को, इसके बाद में जनपद स्तर पर जनपद पंचायत को, जिला स्तर पर जिला पंचायतों को गठित करने जा रहे हैं तो इन्हें पर्याप्त स्रोत तो मिले। आ रहा समझ में? अगर इन्हें पैसा नहीं मिलेगा कार्य करने के लिए तो काम कैसे करेंगे? ये अपनी जिम्मेदारियों को संपूर्ण कैसे करेंगे? आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला आता है कि भविष्य में अधिकारों के और अधिक प्रत्यायोजन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए।
ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर प्रत्यायोजन का अर्थ क्या होगा, तो प्रत्यायोजन का मतलब होता है कि अधिकार सौंपना। आ रहा समझ में। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि कलेक्टर जब अपने पद पर रहते हुए कार्य करता है और मान लीजिए किसी कारण से कलेक्टर नहीं है, तो वह क्या करता है, अपने अधीनस्थ को, ठीक है, जो भी एडिशनल कलेक्टर है, तो अपने अधीनस्थ को उसके अधिकार सौंप कर चला जाता है कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ जा रहा हूँ, तो मेरी अनुपस्थिति में आप कार्य करना। तो उसने क्या किया, कलेक्टर ने अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया, मतलब उसको अपने अधिकार या अपने कार्य अपने अधीनस्थ को कुछ समय के लिए उसने सौंप दिए थे, उसको कहा जाता है प्रत्यायोजन। तो ऐसे ही कि भविष्य में अधिकारों के और अधिक प्रत्यायोजन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। ठीक है। अब ये राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, तो देश का विकास करने के लिए, राष्ट्र का विकास करने के लिए एक परिषद होती है जिसे हम राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं, जो मैं आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, जब बलवंत राय मेहता ने ये अपनी सिफारिशें पेश की तो इनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और इनकी सिफारिशों को मद्देनजर रखते हुए हमारे भारत में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है नागौर जिला, और यह नागौर जिला राजस्थान में आता है। और इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इन्होंने पहली बार हमारे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि हमारे भारत में पहली बार पंचायती राज का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो भारत में पहली बार पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। और कब किया गया था, तो ये 2 अक्टूबर 1959 आपको याद रखना होगा। कई बार इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 नंबर में भी आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर और कहाँ पर शुरू किया गया इसे फिर, तो इसके बाद में 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है महबूबनगर जिला। ठीक है, महबूबनगर जिले के सादनगर एक विकास खंड है, वहाँ पर इसे शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद देखिए आगे, अब अगला आता है अशोक मेहता समिति। तो दूसरी समिति का नाम है अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति इसका नाम क्यों रखा जाता है, क्योंकि अशोक मेहता की अध्यक्षता में इस समिति को गठित किया गया था। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें, तो पंचायती राज कार्य प्रणाली का अध्ययन करने एवं प्रचलित ढांचे में आवश्यक परिवर्तन हेतु दिसंबर 1977 को अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे हम अशोक मेहता समिति के नाम से जानते हैं। तो अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में गठित की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो इसके अध्यक्ष अशोक मेहता थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में सौंपी। तो 1978 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इस समिति ने कुछ सिफारिशें की थी। तो कौन कौन सी सिफारिशें की थी, तो पहली सिफारिश इसकी कि द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की जाए। बलवंत राय मेहता समिति ने यह सिफारिश की थी कि हमारे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया जाए। और इस समिति ने क्या कहा, तो इस समिति ने कहा कि नहीं 3 स्तरीय पंचायती राज नहीं होना चाहिए, द्विस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। आ रहा समझ में। तो इन्होंने फिर कौन कौन सी पंचायत राज की 2 संस्थाएं थी जिसको स्थापित करने के लिए इन्होंने कहा था, तो इन्होंने कहा कि पहला तो ये कि जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए। इसके नीचे 15,000 से 20,000 तक की जनसंख्या वाले गांव में मंडल पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। बस ये 2 पंचायतों के बारे में इन्होंने कहा था। किसने, अशोक मेहता ने। इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि न्याय पंचायत नामक एक अलग संस्था की स्थापना भी की जाए जिसकी अध्यक्षता एक योग्य न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है, इसमें अगली सिफारिश है इनकी कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में
राजनीतिक दलों की भी खुली सहभागिता हो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि जिस पंचायती राज को हम स्थापित कर रहे हैं तो इसमें जो राजनीतिक दल हैं तो राजनीतिक दलों को भी चुनाव लड़ने की इसमें परमिशन दी जाए, अर्थात कि इसमें राजनीतिक दल के जो चुनाव चिन्ह होते हैं उन चुनाव चिन्ह के आधार पर इसका चुनाव होना चाहिए। इसके बाद फिर राजनीतिक दलों को खुले तौर पर अपने चुनाव चिन्ह के आधार का भी प्रयोग करने की अनुमति दी जाए। ये अशोक मेहता समिति ने सिफारिशें की थी। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जो भी समिति या आयोग सिफारिश हमारी सरकार को दे सरकार उसे मान ले, यह जरूरी नहीं है। हमारी सरकार को जो सिफारिश अच्छी लगती है हमारी सरकार उन सिफारिशों को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है कि इन संस्थाओं के निर्वाचन की व्यवस्था राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से की जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर जिला परिषद को मजबूती प्रदान की जाए तथा जिला स्तर पर योजना हेतु जिला परिषद उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर इन संस्थाओं की राज्य निधि पर निर्भरता से कमी की जाए। इन्होंने कहा कि जिन हम संस्थाओं की बात कर रहे हैं, जिस पंचायती राज की बात कर रहे हैं, इसे राज्य की निधि पर ज़्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर राज्य की निधि पर ज़्यादा निर्भर होगी ये संस्थाएं, ये पंचायती राज संस्थाएं, तो ये ज़्यादा कार्य नहीं कर पाएगी। तो फिर क्या करें? तो इन्हें करारोपण के अधिकार दिए जाने चाहिए एवं विकास कार्य के लिए जिला परिषद को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। आ रहा समझ में? मतलब कुछ ऐसे इन्हें अधिकार दिए जाएं जिससे ये कर वसूल सके और इन्हें आय की प्राप्ति हो। ठीक है, ये सिफारिशें अशोक मेहता समिति ने की थी फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए आगे हनुमंतराव कार्यकारी समिति। तो जो हनुमंतराव समिति होती है यह एक कार्यकारी समिति थी। ठीक है, इसका गठन कब किया जाता है? तो इसका गठन 1984 में किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष C.H. हनुमंतराव थे। तो हनुमंतराव की अध्यक्षता में 1984 में इस समिति का गठन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो किसके संबंध में इसका गठन किया गया था? तो जिला योजना के संबंध में इस समिति का गठन किया गया था, लेकिन यह कार्यकारी समिति थी। इसके बाद फिर इस समूह के द्वारा किसी मंत्री अथवा कलेक्टर के अंतर्गत अलग से एक जिला योजना संस्था बनाने के लिए इन्होंने सिफारिश की थी। आ रहा समझ में? क्या कहा था इन्होंने? तो इन्होंने कहा था कि कलेक्टर के अंतर्गत अलग से एक जिला योजना संस्था भी गठित की जानी चाहिए, ये इन्होंने सिफारिश की थी। इसके बाद फिर इस कार्यकारी समूह की सिफारिशों के अनुसार विकेंद्रित योजना में कलेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए तथा इस प्रक्रिया में पंचायती राज संस्था का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कौन? हनुमंतराव। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है P.K. थुंगन समिति। तो P.K. थुंगन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे और कब इसका गठन किया गया था? तो इसमें देखिए, तो संसदीय सलाहकार समिति की एक उप समिति थी जिसका गठन 1988 में 1988 में P.K. थुंगन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। तो P.K. थुंगन समिति का गठन 1988 में किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष P.K. थुंगन थे, ये आपको ध्यान रखना है। और यह समिति जिला योजना के लिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे के प्रकार पर, ठीक है, विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो यह जो समिति थी P.K. थुंगन समिति, यह किस लिए गठित की जाती है? तो यह राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे के प्रकार पर विचार करने के लिए गठित की जाती है। इसने सिफारिशें किस प्रकार की थी? तो इसने पंचायती राज को संवैधानिक रूप से मान्यता दिए जाने की सिफारिश भी की थी। हालांकि इसके बाद एक और समिति आएगी, अब जो हम आपको आगे बताएंगे, L.M. सिंघवी समिति। तो L.M. सिंघवी समिति के द्वारा भी इन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की जाएगी, जो आपको आगे हम बताएंगे। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो एग्जाम में क्वेश्चन इससे कैसे पूछेगा?
तो इसमें 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इन समितियों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3 नंबर में, तो आपको कुछ नहीं लिखना है, इनका गठन वर्ष लिखना है, अध्यक्ष लिखना है और इनकी सिफारिशें लिखना है। तो सिफारिशें ज़्यादा नहीं लिखना है, सिफारिशें 2 या 3 जो उनकी महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगली समिति आती है जीवी के राव समिति। तो जीवी के राव समिति ये कब गठित की जाती है, तो देखिए इसमें तो राजीव गांधी की सरकार के समय योजना आयोग के द्वारा जीवी के राव की अध्यक्षता में 1985 में 1985 में इस समिति का गठन किया जाता है, जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, इस समिति का उद्देश्य क्या था, तो इस समिति का उद्देश्य था कि ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना। इसके बाद फिर इस समिति ने कुछ सिफारिशें दी थी। तो इस समिति की सिफारिशें कौन कौन सी हैं, तो देखिए इसमें पहली सिफारिश है कि योजना निर्माण में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को घातक बताते हुए योजना के विकेंद्रीकरण की बात इन्होंने की थी। आ रहा समझ में, क्या कहा इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि योजना निर्माण में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति मतलब योजना सिर्फ केंद्र बनाए, इन्होंने इसको गलत बताया। इन्होंने कहा कि योजना सिर्फ केंद्र सरकार को अधिकार नहीं होना चाहिए, सिर्फ केंद्र सरकार को ही योजना बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजना का विकेंद्रीकरण किया जाए, योजना नीचे से बननी चाहिए, तब हमारी योजनाएं सफल होगी। अगर सिर्फ केंद्र सरकार योजना बनाए और उसे लागू कर दे तो वह योजना कभी सफल होने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पर केंद्र में जो योजनाएं बनाई जाती हैं तो वहाँ पर तो जो मंत्री बैठे हुए हैं ये सोचकर योजना बनाते हैं, लेकिन क्या इन मंत्रियों को पता है कि स्थानीय स्तर पर समस्या क्या है। आ रहा समझ में, तो वहाँ पर दिल्ली में बैठे हुए मंत्रियों को स्थानीय स्तर की जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इन योजनाओं को केंद्र से नहीं बनाया जाना चाहिए, इन योजनाओं को ग्रासरूट लेवल से बनाया जाना चाहिए, अर्थात जो स्थानीय स्तर के लोग हैं उनसे हमें पूछना चाहिए कि आपकी समस्या क्या है और इस समस्या का समाधान क्या है। तो फिर इन सभी बातों को ध्यान में रख कर कोई भी योजना बनाई जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर अगला इन्होंने कहा है, अगला पॉइंट है कि पंचायती राज में जिला परिषद को नियोजन और विकास कार्यक्रमों के उचित प्रबंधन का मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए। आ रहा समझ में, इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज है तो पंचायती राज में जो जिला परिषद है तो जिला परिषद को नियोजन मतलब योजना और विकास कार्यक्रमों के उचित प्रबंधन का एक मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए। मतलब योजना कहाँ से बनना चाहिए, ये जिला स्तर से बनना चाहिए, और जो विकास कार्यक्रम है तो विकास कार्यक्रमों का प्रबंध करने के लिए भी जिम्मेदारी इस जिला परिषद को दिया जाना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। इसके बाद फिर आगे देखिए फ्रेंड, इसमें अगला जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त नामक पद सृजित करने की बात इन्होंने की थी, और इस पद को जिलाधीश से वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति को दिए जाने की बात भी इन्होंने की थी। आ रहा समझ में, मतलब इन्होंने कहा कि जिला स्तर पर एक जिला विकास आयुक्त का गठन किया जाए। ठीक है, और यह जो जिला विकास आयुक्त पद होगा तो इस पद को जिलाधीश से एक वरिष्ठ और एक अनुभवी व्यक्ति को यह पद दिया जाना चाहिए। इसके बाद में इस समिति ने कहा, जो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी सिफारिश है फ्रेंड, जो याद रखना है आपको, तो इस समिति ने सिफारिश की कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं तथा अन्य पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात इनको पंचायती राज में आरक्षण दिया जाए, ये इन्होंने कहा था। किसने, इस समिति ने। इसके बाद फिर अगला है, अगली सिफारिश है कि गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को पंचायती राज संस्थाओं से जोड़ा जाए, जिससे वे अधिक ग्राहक केंद्रित बन सके। इसके बाद फिर अगली सिफारिश है कि प्रशासनिक अधिकारियों की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। हरा समझ में, ये सिफारिशें की थी इस समिति ने, जो आपको ध्यान रखना है। तो 3 नंबर में अगर आपसे पूछा जाए तो 3 नंबर के हिसाब से आपको लिखना है, और अगर 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है तो उसमें उसका गठन लिखना है, अध्यक्ष का नाम लिखना है, और ये सारी सिफारिशें फिर आपको लिखनी होगी। परंतु शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें, शब्द सीमा का उल्लंघन आप बिल्कुल ना करें।
अगर 50 शब्द लिखना है तो 50 शब्द अगर आपने लिख दिया और मान लो 2-4 शब्द बच भी रहे हैं तो जो 2-4-5 शब्द ज़्यादा चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50 शब्द की जगह आपने 70, 80, 90, 100 शब्द लिख दिए, तो ऐसे में फिर नंबर कटते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें अगली समिति का नाम होता है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति इसका गठन कब हुआ? तो देखिए इसमें विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर जोर देते हुए 1986 में 1986 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। और इस समिति ने सुझाव दिया, तो पहला सुझाव इस समिति का था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये इस समिति की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी, तो ये है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष भी लक्ष्मीमल सिंघवी ही थे। इसके बाद फिर अगली सिफारिश है इस समिति की कि त्रिस्तरीय, तो त्रिस्तरीय मतलब ग्राम, खंड और जिला पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात इन्होंने की थी। इसके बाद फिर दलगत व्यवस्था को पंचायती राज चुनावों में नहीं अपनाया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि जिस दलीय व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, जिस दलीय व्यवस्था या जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, इन राजनीतिक दलों के जो चुनाव चिन्ह होते हैं, उनके चुनाव चिन्ह के आधार पर इस पंचायती राज का चुनाव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मना क्यों किया इन्होंने? तो इसके लिए मना इन्होंने इसलिए किया कि यदि यहाँ पर राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह के आधार पर पंचायतों का चुनाव होगा तो जो स्थानीय स्तर के लोग हैं उनमें आपसी मतभेद होगा, उनमें आपसी में फूट पड़ जाएगी, उनमें एकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इन्होंने मना किया था। इसके बाद फिर अगली सिफारिश देखिए इनकी, तो अगली सिफारिश है कि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के निराकरण हेतु पंचायती राज अधिकरण की स्थापना की जाए। ये इन्होंने कहा था लक्ष्मीमल सिंघवी ने। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगली सिफारिश है इनकी कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए और पंचायतों को कर लगाने का अधिकार, करारोपण का अर्थ होता है कर लगाने का अधिकार, इन्हें दिया जाना चाहिए। इसके बाद फिर गांव के समूह के लिए एक न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए तथा जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है उसको पंचायतों के निष्पक्ष निर्वाचन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। आ रहा समझ में? ये सिफारिश से की है फ्रेंड इसने लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने, जो आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।